वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चर्चा करने से पहले आइए हम कुछ बातों का पुनर्स्मरण करते हैं, कुछ बातों को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम पुनर्स्मरण करेंगे, रिकॉल करेंगे बहुपद को या पॉलिनोमियल का। बहुपद या पॉलिनोमियल के बारे में हम अपने लेसन 2 के अंदर, अध्याय 2 के अंदर और कक्षा 9 के अंदर इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर हम आपको सिर्फ इतना बता दें कि बहुपद होता क्या है। हमने पढ़ा था कि बहुपद क्या है, एक विशेष प्रकार का बहुपद क्या है, एक विशेष प्रकार का बीजीय यानी एल्जेब्रिक व्यंजक एक्सप्रेशन। बहुपद क्या है, एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, एक स्पेशल टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें क्या खास बात होती है? इसमें 3 खास बातें होती हैं। नंबर 1, इसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, एक या एक से अधिक पद होते हैं, से अधिक पद यानी टर्म होती है। एक या एक से अधिक टर्म होती हैं, एक या एक से अधिक पद होते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि प्रत्येक पद का, प्रत्येक टर्म का, प्रत्येक पद का यानी प्रत्येक टर्म का एक गुणांक होता है, एक गुणांक होता है। गुणांक यानी, गुणांक को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉफिशिएंट। प्रत्येक टर्म का एक कॉफिशिएंट होता है, प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है।
गुणांक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉफिशिएंट। गुणांक या कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोई भी बीजीय पद हो, उसके अंदर जो गुणनखंड होते हैं, उसके जो गुणनखंड होते हैं, उनमें जो संख्यात्मक गुणनखंड होता है उसको हम गुणांक या कॉफिशिएंट कहते हैं। ठीक। तीसरी खास बात क्या होती है इसके अंदर? तीसरी खास बात ये होती है कि इस बीजीय व्यंजक में जो चर होता है, जो वेरिएबल होती है, उसकी जो घात होती है, चर की जो घात होती है, चर की जो पावर होती है, घात यानी पावर, चर की जो घात होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है, वो हमेशा धनात्मक होती है। वो कैसी होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ठीक है। तो बहुपद क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल या बहुपद जो है एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, स्पेशल टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर एक या एक से अधिक पद पाए जाते हैं, एक या एक से अधिक टर्म पाई जाती हैं। नंबर 2, जिसमें प्रत्येक पद का, प्रत्येक टर्म का एक गुणांक होता है, एक कोफिशिएंट होता है। और नंबर 3, जिसमें जो चर होती है, जो वेरिएबल जो होती है, उसकी घात जो होती है, पावर जो होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 3x7, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक पद है, तो हमने देखा कि जो भी बीजीय व्यंजक होता है उसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, एक या एक से अधिक पद। प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। देखिए इस पद का गुणांक क्या है? 3। गुणांक का मतलब, कोफिशिएंट का मतलब हम जानते ही क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब, गुणांक का मतलब क्या होता है? जो भी बीजीय पद हमें दिया गया है, जो भी एल्जेब्रिक टर्म हमें दी गई है, उसका जो संख्यात्मक गुणनखंड होता है, यानी संख्या वाला जो गुणनखंड होता है, उसको हम उसका गुणांक या कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। और तीसरी बात क्या थी? चर की जो घात होती है वो धनात्मक होती है। देखिए 7, घात क्या आ रही है, पावर क्या आ रही है? 7। -7 नहीं है ये, -7 होती तो ये, इसको हम बहुपद नहीं कहते, पॉलिनोमियल नहीं कहते। ठीक है। इसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लीजिए लिखा हुआ है x² - x। देखिए इसमें 2 पद है, एक पद, 2 पद। ठीक है। और बीजीय व्यंजक में क्या होता है? बहुपद में क्या होता है? एक या एक से अधिक पद होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पद हो गए। ठीक है। प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, तो हर पद का एक गुणांक है। देखिए यहाँ पे x² का गुणांक क्या है? लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। जब भी कुछ भी नहीं होता तो गुणांक 1 माना जाता है। हम बता चुके हैं आपको पहले, पिछले अध्याय के अंदर। यहां पर इसमें इस x का गुणांक क्या है? इस x का गुणांक भी 1 माना जाएगा। ठीक है। तो प्रत्येक पद का गुणांक भी हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात जो है वो क्या है? चर की जो घात है, चर की घात क्या है? वेरिएबल की घात क्या है? स्क्वायर 2। ये कैसी है? धनात्मक होगी, धनात्मक। तो ये क्या हो गया? एक स्पेशल प्रकार का बीजीय व्यंजक हो गया, यानी ये एक प्रकार का बहुपद हो गया। ठीक है। यहीं पर थोड़ी सी बात हम बता दें कि बहुपद को हम प्रकट कैसे करते हैं। देखिए इस तरह से लिखेंगे इसको। अगर इसको लिखना होगा तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल का p लिखा, x चर वाला बहुपद हम लिख रहे हैं इसलिए x लिखा, इक्वल्स टू 3x7। इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर इस वाले बहुपद को लिखना हो तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? p पॉलिनोमियल यानी बहुपद, x चर वाला, इक्वल्स टू x² - x। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी बहुपद कहते किसको है। अब हम बात करेंगे बहुपद की घात पर, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? देखिए बहुपद वाला जो लेसन हमने पढ़ा था, लेसन नंबर 2, उसके अंदर हमने आपको ये बात बताई थी। बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? कोई भी बहुपद हमें दिया गया है, मान लीजिए हमें कोई बहुपद दिया गया है px, x चर वाला कोई बहुपद है, इक्वल्स टू क्या है? 3x7 - 4x6 प्लस
x प्लस 9। मान लीजिए ये कोई बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी बहुपद जो है, उस बहुपद में जो चर होता है, चर क्या है, ये वेरिएबल x x x, चर यानी वेरिएबल, ठीक है। तो बहुपद की सबसे बड़ी जो घात होती है, सबसे बड़ी जो पावर होती है, अब देखिए चर कहाँ कहाँ पर है, वेरिएबल कहाँ कहाँ पर है, देखिए एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है। अब इनकी पावर्स की अगर हम बात करें तो इसकी पावर 1 है, इस x की पावर 1 हो गई, इस x की पावर 6 दे रखी है, इस वाले x की पावर 7 दे रखी है। तो बहुपद के अंदर मौजूद जो चर है, पॉलिनोमियल में मौजूद जो वेरिएबल है, उसकी सबसे बड़ी जो पावर होती है, सबसे बड़ी जो घात होती है, उसको हम बहुपद की घात बोलते हैं या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी अगर इस बहुपद में हमसे बहुपद की घात पूछी जाए तो बहुपद की घात कितनी होगी, 7, ठीक है। यानी बहुपद की घात का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जो भी बहुपद हमें दिया गया है, उस बहुपद में जो चर इस्तेमाल हुआ है, उस चर की सबसे बड़ी जो पावर होती है, सबसे बड़ी जो घात होती है, उसको हम बोलते हैं बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मान लीजिए हमें कोई बहुपद दिया गया है x स्क्वायर माइनस x, तो इस वाले बहुपद के अंदर क्या हो जाएगा, बहुपद की घात वो हो जाएगी 2। आगे बात समझ, तो ये हो गई बहुपद की घात की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बहुपद की घात के आधार पर, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर, बहुपद के प्रकारों पर और उनके मानक रूप पर, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म पर, पॉलिनोमियल के टाइप्स पर और उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म पर। तो हम पढ़ चुके हैं अध्याय 2 के अंदर कि बहुपद की घात के आधार पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, बहुपद जो होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, नंबर 1, इसको हमने बोला था रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, नंबर 1 था रैखिक बहुपद। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। रैखिक बहुपद का मतलब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि बहुपद की घात 1 है। ऐसे बहुपद जिनके अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात जो होती है वो 1 होती है। इसका मतलब यह है कि ऐसे बहुपद जिनके अंदर जो चर इस्तेमाल होता है, जैसे हम एक बहुपद लिखते हैं 2x प्लस 3, ठीक है, ये कोई बहुपद है। तो यानी ऐसे बहुपद, जिन बहुपदों में जो चर इस्तेमाल हुआ है उसकी अधिकतम जो घात है, मैक्सिमम जो पावर है वो 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, ठीक है। अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद के मानक रूप की, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, px इक्वल्स टू ax प्लस b। यहां पर a और b जो हैं वो कांस्टेंट हैं, यानी अचर राशियां हैं, यानी गणितीय अंक हैं, ठीक है। दूसरा जो बहुपद की घात के आधार पर जो दूसरे प्रकार का बहुपद होता है उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 पाई जाती है, यानी ऐसा बहुपद
जिसमें बहुपद की घात यानी जिसमें जो चर इस्तेमाल हो रहा है उसकी मैक्सिमम सबसे बड़ी जो घात है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक बहुपद लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये जो बहुपद है इसके अंदर देखिए चर इस्तेमाल हो रहा है एक्स, यहाँ भी एक्स, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिनमें बहुपद की जो घात है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है यानी चर की जो अधिकतम घात है वो 2 पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं द्विघात बहुपद का। मान लीजिए ये भी हो सकता है पी एक्स इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो यह देखिए एक्स चर इस्तेमाल हो रहा है, एक्स चर की सबसे बड़ी, एक्स वेरिएबल की सबसे बड़ी घात कौन सी है? पावर कौन सी है? 2। तो ये द्विघात हमारा बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 पाई जाती है। ठीक है, अगर हम द्विघात बहुपद के मानक रूप की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, तो द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो इस तरह से होती है, देखिए पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए, बी और सी ये तीनों क्या है? कांस्टेंट है, अचर राशियां हैं, यानी गणितीय अंक होते हैं। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मानक रूप भी हमें ध्यान होना चाहिए, कई बार इसका इस्तेमाल आगे किया जाएगा। ठीक है, अब बहुपद की घात के आधार पर तीसरे प्रकार का जो बहुपद होता है उसको हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये त्रिघात है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 पाई जाती है उसको हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें जो चर इस्तेमाल हो रहा है उस चर की अधिकतम घात 3 पाई जाती है उसको हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स, ये कोई बहुपद दे रखा है, बहुपद एक्स चर वाला क्या दे रखा है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ये जो बहुपद है इसमें देखिए चर कौन सा है, वेरिएबल कौन सी है? x, ये x, ये x। अब इस वेरिएबल की, इस चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है? देखिए इस x की घात है 1, इस x की घात है 2, इस x की घात है 3। सबसे बड़ी घात कौन सी है? कोई 3, क्योंकि इस बहुपद में वेरिएबल की, चर की सबसे बड़ी जो घात है वो 3 है, इसलिए इस बहुपद को हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, आई बात समझ? अब त्रिघात बहुपद का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, हम मानक रूप की बात करें, तो क्या मानक रूप होगा? वो होता है देखिए पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? ए, बी, सी और डी ये सारे क्या हैं? अचर पद हैं, अचर राशियां हैं, कांस्टेंट हैं, यानी गणितीय अंक होते हैं। आई बस समझ? एक्स का गुणांक ए है, ये कांस्टेंट है, गणितीय अंक है। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सी क्या है? एक्स का गुणांक है, कोफिशिएंट है। और डी क्या है? अचर पद। ठीक है, तो बहुपद की घात के आधार पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें बहुपद की जो घात होती है वो 1 पाई जाती है।
दूसरा होता है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें बहुपद की जो घात होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, वो 2 पाई जाती है। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें बहुपद की जो घात होती है यानी चर की, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो 3 पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं बहुपद के शून्यक पर, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पर। बहुपद के शून्यक या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? देखिए, लेसन 2 में हम इसको पढ़ चुके हैं। अध्याय 2 जो हमारा बहुपद वाला है उसमें हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। बहुपद के शून्यक का मतलब होता है बहुपद में जो चर मौजूद है उस चर का ऐसा मान जिसको रखने पर कि बहुपद का पूरा मान 0 हो जाए। मान लीजिए कोई बहुपद है px, x चर वाला कोई बहुपद है, वो है मान लीजिए x माइनस 1। तो बहुपद के शून्यक का मतलब होता है x का वो मान, बहुपद में मौजूद चर का वह मान, वेरिएबल का वह मान, बहुपद में पॉलिनोमियल में मौजूद चर का यानी वेरिएबल का वह मान जिसको प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे मान को हम कहते हैं बहुपद का शून्यक, यानी ऐसा मान जो कि बहुपद को शून्य बना दे। x का वो मान, बहुपद में मौजूद चर का वो मान जो कि बहुपद को शून्य बना दे, बहुपद की वैल्यू को शून्य बना दे, उसे हम कहते हैं बहुपद के शून्यक या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ये जो उदाहरण हमें दिया गया है बहुपद का, मान लीजिए हम x की जगह पर 1 रख दें, x की जगह पर 1 रख दें तो क्या होगा? 1 माइनस 1 यानी 0, यानी x बराबर 1। ये क्या है? एक शून्यक है। अगर x का मान हम 1 रख दें तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई बहुपद के शून्यक के अर्थ की। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनकी संख्या किस प्रकार से होती है। देखिए, रैखिक बहुपद की अगर हम बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल की हम बात करें, जिसमें बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, बहुपद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है वो 1 पाई जाती है, उसके अंदर कितने शून्यक पाए जाते हैं? उसमें रैखिक या लीनियर पॉलिनोमियल में 1 शून्यक पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें द्विघात बहुपद की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो बहुपद के शून्यक जो पाए जाते हैं उनकी जो संख्या होती है वो अधिकतम कितनी होती है? 2 होती है। अधिकतम 2 शून्यक द्विघात समीकरण में पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम त्रिघात समीकरण की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो उसके अंदर बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, ये तो भाई बात हुई कि बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। अगर रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी ऐसा पॉलिनोमियल है, ऐसा बहुपद है जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 1 है, तो उसके अंदर 1 शून्यक पाया जाएगा। अगर द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर चर की अधिकतम जो घात है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 2 हो, तो उसके अंदर 2 शून्यक पाए जाते हैं। अगर हम त्रिघात बहुपद की बात कर रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर 3 शून्यक अधिकतम पाए जाएंगे बहुपद के। ठीक है, अब बात आती है बहुपद के शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की जो विधियां हैं वैसे तो हम पढ़ चुके हैं अध्याय 2 के अंदर। ठीक है,
अध्याय 2 में हमने रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा कि कैसे रैखिक बहुपद के हम शून्य ज्ञात करते हैं। रैखिक बहुपद का तो बिल्कुल सिंपल है। अध्याय 2 में ही हमने ये पढ़ा था कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, और अध्याय 2 में हमने ये भी पढ़ा था कि त्रिघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। अब क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है, जो हम नया चैप्टर ले रहे हैं, उसका नाम द्विघात समीकरण है, इसलिए इस समीकरण, इस वाले अध्याय के अंदर हमें जिस प्रकार के बहुपद की आवश्यकता पड़ेगी वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए अब हम जो शून्यक निकालने की विधियों की बात करेंगे तो केवल बात किसकी करेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक किस प्रकार से निकाले जाते हैं। हालांकि इसको हम पढ़ चुके हैं अध्याय 2 के अंदर, लेकिन रिकॉल करने की दृष्टि से, पुनर्स्मरण करने की दृष्टि से हम एक बार फिर से देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए हम आपको बता चुके हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, उसके शून्यकों की, उसके जीरोस की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये जो द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, इनको हम अल्फा और बीटा प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा और बीटा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अब सवाल उठता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक यानी जीरोस यानी अल्फा और बीटा हम ज्ञात कैसे करते हैं, इसका मेथड क्या होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने की जो विधि है, जो मेथड है, मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम चर्चा वैसे तो कर चुके हैं। कब? हमारे चैप्टर 2 के अंदर। ठीक है, चैप्टर 2 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः इसको हम दोहरा देते हैं। देखिए, जब भी हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हो तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस ज्ञात करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? गुणन खंडन विधि। गुणन खंडन विधि, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, गुणन खंडन विधि। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए, जीरोस ज्ञात करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसका नाम है गुणन खंडन विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। गुणन खंडन विधि या फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? हम जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया होता है उस द्विघात बहुपद के फैक्टर निकालते हैं, उस द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? हम ज्ञात करते हैं फैक्टरों को, गुणनखंडों को मध्य पद विभाजन, मध्य पद विभाजन के माध्यम से, द्वारा, मध्य पद विभाजन के द्वारा। मध्य पद विभाजन को अंग्रेजी में हम बोलते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। क्या बोलते हैं? मिडिल, MIDDLE, मिडिल स्प्लिटिंग, SPLITTING, टर्म, TERM, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, मध्य पद विभाजन। अब मध्य पद विभाजन क्या चीज है? मिडिल स्प्लिटिंग टर्म क्या चीज है? मध्य पद विभाजन या मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के बारे में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा लेसन जो 2 है हमारा बहुपद वाला, उसके अंदर भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं।
यहां पर हम एक बार फिर से उसको रिकॉल कर रहे हैं, पुनरुस्मरण उसका कर रहे हैं। मध्य पद विभाजन में क्या होता है, देखिए मध्य पद विभाजन में ये होता है कि जो बहुपद हमें दिया गया होता है, मान लीजिए कोई बहुपद हमें दिया गया है px इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये कोई बहुपद हमें दिया गया है और इस बहुपद की हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और गुणनखंड ज्ञात करते हैं हम कैसे, मध्य पद विभाजन के द्वारा। इसका मतलब क्या है, जो बीच वाला जो पद होता है इसको हमें दो भागों में विभाजित करना पड़ता है, इसको हमें दो भागों में, दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करना पड़ता है। अब ये दो भाग कैसे होने चाहिए, ये दो भाग कैसे होने चाहिए, ये दो भाग इस तरह के होने चाहिए कि यदि हम उन दोनों भागों को जोड़ें या घटाएं तो हमें x का गुणांक यानी -7 हमें प्राप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। और यदि हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यदि हम उन दोनों को गुणा करें तो जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है, वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए x² के गुणांक का और ये जो अचर पद है, कांस्टेंट जो है, इन दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। अब यहां पे हम आपको थोड़ा सा बता दें कि जब भी हम बहुपद की बात करते हैं तो x² का जो गुणांक होता है, बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, देखिए द्विघात बहुपद की px इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं मैं, मानक रूप बता रहा हूं, जो हम थोड़ी देर पहले भी हम आपको चर्चा कर चुके हैं। ये होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें x² का गुणांक क्या है, a, x का गुणांक क्या है, b, c क्या है, अचर पद, ठीक है। अब इसकी तुलना अगर हम इस वाले बहुपद से करें तो a का मान क्या हुआ, 6, a इक्वल टू 6, b का मान क्या हुआ, b का मान मतलब x का गुणांक कितना हुआ, -7, और c अचर पद कितना हुआ, -3, ठीक है। आई बात समझ। तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के अंदर क्या होता है, बीच वाला जो पद होता है बहुपद का, यानी ये जो b का जो मान आ रहा है -7, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। -7 x का जो गुणांक है, जिसको हमने b बोला है यहां पर, यानी जो कि -7 है, इसको हमें दो भागों में बांटना होता है, स्प्लिट करना होता है। और इन दो भागों की खासियत क्या होनी चाहिए कि अगर इन दोनों भागों को हम जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए, ये -7 आ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम उन दोनों भागों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए a इंटू c का गुणांक, ठीक है। आई बात समझ। अब ये तो बात हो गई कि ऐसा होना चाहिए। अब ये ऐसा होता कैसे है, मध्य पद का विभाजन हम करते कैसे हैं, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म हम करते कैसे हैं। तो देखिए, मध्य पद विभाजन करने के लिए हमें दो बातों का आना आवश्यक होता है। वो कौन कौन सी बातें हैं, पहली चीज है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, प्राइम फैक्टर ज्ञात करना। किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हमें आना चाहिए, किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टर ज्ञात करना हमें आना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमें आनी चाहिए जो पूर्णांक हैं, इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, उनके संख्याएं
संख्याओं के जोड़ व बाकी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का तरीका हमें आना चाहिए। ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं किसी संख्या के, इसको ज्ञात करने से पहले हम समझें अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, प्राइम नंबर कहते किसको है। प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसमें किसी भी अन्य संख्या का भाग ना जाए, किसके अलावा, एक के अलावा या स्वयं उसी संख्या के अलावा। ठीक है। यानी ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनमें एक या स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11 आदि आदि, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इनमें एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है। ये तो बात हुई अभाज्य संख्या की। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखिए, कोई भी संख्या हमें दी गई है, मान लीजिए हमें कोई भी संख्या दी गई है, मान लीजिए हमें 18 दिया गया है, इसके अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से 18 को लिख देते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, 18 के अंदर ये जो संख्या है इसके अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, यहां पर सबसे छोटी शब्द पर ध्यान देना है। हो सकता है कि बड़ी अभाज्य संख्या का भाग भी 18 में जा रहा हो, लेकिन हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या चुननी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, जिसका भाग 18 में जा रहा है, वो है 2। जाने को तो 3 का भी जा रहा है, लेकिन ये 3 सबसे छोटी नहीं है, सब छोटी है 2। तो 2 का भाग लगाएंगे हम, डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 9। ठीक है। इसके बाद में हम 9 के अंदर वापस से हमें भाग लगाना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि 9 को डिवाइड करती हो, जिसमें 9 का भाग चला जाता हो, वो कौन सी है, वो है 3। 3 तिया 9, 9 में भाग चला गया। ठीक है। फिर वापस से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1, और 1 आने पर यहां पर 1 लिख लेते हैं। ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 2 × 3 × 3 × 1 इक्वल्स टू 18, इस तरह से लिख देते हैं। तो ये सब क्या हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है। तो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, इनके जोड़ और बाकी भी हमें आने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है। पूर्णांक संख्याओं के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी लेसन नंबर 1 के अंदर, और उसमें हमने बताया था आपको कि संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे 1 व 1 से बड़ी संख्याएं, 1 और उससे बड़ी जितनी भी संख्याएं 2, 3, 4, 5, ये सब संख्याएं जितनी भी हैं, ये तो कहलाती हैं प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, ठीक है। और अगर प्राकृत संख्याओं में नेचुरल नंबर्स के अंदर हम 0 को भी शामिल कर लें, यानी 0 प्लस प्राकृत संख्याएं जितनी भी हैं, तो ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। ठीक है। और अगर हम पूर्ण संख्याओं के साथ में नकारात्मक नेगेटिव संख्याओं को भी शामिल कर लें, यानी -1, -2, -3, इनको भी शामिल कर लें, किसके साथ में, प्लस पूर्ण संख्याओं के साथ में 0, 1,
2, 3, 4 इस तरह से। तो इनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर, ठीक है। यानी इंटीजर का मतलब क्या हो गया, पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हो गया, प्लस वाली और माइनस वाली जो संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं प्लस में या माइनस में लिखी हुई होती हैं उनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, प्लस और माइनस चिन्ह वाली, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि पूर्णांक संख्याएं कहते किसको है। अब हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के हम जोड़ और बाकी कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं इन्हों को, ठीक है। देखिए, अगर हम पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने की बात करें तो हमें दो बातें मालूम होनी चाहिए, दो तरह की कंडीशन हमारे पास में आ सकती है। पहली कंडीशन तो क्या आ सकती है, पहली कंडीशन तो ये आ सकती है कि मान लीजिए हमें दिया गया है -7 और -5, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि मान लीजिए हमें दिया गया है -20 और दूसरा हमें दिया गया है 7। जब कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता इसका मतलब इसको प्लस मानेंगे हम, प्लस का, +7, ठीक है। दो कंडीशन आ सकती है। यानी पहली कंडीशन में क्या है, दोनों के चिन्ह, दो संख्याएं जो हमें दी गई हैं जिनको कि हमें जोड़ना है, जिनको कि हमें क्या करना है, जोड़ना है, इन दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है। और दूसरी कंडीशन में क्या है, ये दो संख्याएं जिन्हें कि हमें जोड़ना है इन दोनों के चिन्ह असमान है। तो ये अगर समान चिन्ह हैं, समान चिन्ह, अगर समान चिन्ह हैं तो हम क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, सामान्य रूप से जैसे हम जोड़ते हैं 7 और 5 12, उस तरह से हम जोड़ देते हैं, 12 लिख देते हैं। और चिन्ह कौन सा लगाते हैं, चिन्ह जो दिया गया होता है वो लगा देते हैं। यानी माइनस का चिन्ह है, दोनों तरफ माइनस है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, -12, ठीक है। अगर असमान चिन्ह हो, असमान, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है, अगर असमान चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, जैसा कि जनरली हम घटाते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है, 20, 20 में से हमने छोटी संख्या घटा दी 7, कितने आ गए, 20 में से 7 घटाए तो 13, ठीक है। बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और चिन्ह कौन सा लगाते हैं, बड़ी संख्या वाला। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा था, माइनस, तो -13, ठीक है। इस तरह से हम पूर्णांकों के जोड़ करते हैं, तो ये भी हमें आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मध्य पद का विभाजन कैसे करते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, मध्य पद विभाजन कर रहे हैं हम, तो मध्य पद विभाजन के लिए जैसे मान लीजिए हमें कोई बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है, 6x² -7x -3, ठीक है। हमें मध्य पद का विभाजन करना है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, वो होता है ax² + bx + c, ये मानक रूप होता है। इस मानक रूप से द्विघात बहुपद जो है, इसके मानक रूप से तुलना करके, इस बहुपद की तुलना इसके मानक रूप से करके, और हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, a का मान, a बराबर कितना है 6, b का मान, b कितना है, b बराबर -7, और c का मान, c बराबर अचर पद कितना है -3, इसका मान याद कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम a × c ज्ञात करते हैं,
ए इंटू सी ज्ञात करते हैं। ए इंटू सी कितना हुआ, देखिए 6 इंटू -3 बराबर कितना आ गया, 18 माइनस के 18। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये जो 18 आया है माइनस का जो है 18, इसकी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए 2 ये आ गया 9, 3 से दिया, फिर 3 आ गया, फिर 3 से हमने डिवाइड किया सब छोटी अभाज्य संख्या से, 1 आ गया। तो हमारे पास में क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया हमने। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में अब अभाज्य गुणनखंडों को हम 2 ग्रुप में बांटते हैं, और ये 2 ग्रुप कैसे होने चाहिए कि इन दोनों ग्रुपों के अगर जो गुणनफल आ रहे हैं, प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, उनको हम जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सा था, b, -7 आ जाना चाहिए। ठीक है, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, AC, a इंटू सी, यानी -18 में प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे प्राप्त होगा, देखिए मान लीजिए हम इन दोनों को ले लेते हैं, 2 को और 3 को ले लेते हैं, और 3 और 1 को ले लेते हैं, 2 अलग अलग जोड़े बना लिए। मान लीजिए हमने ये बना दिया, ये और ये, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, एक तरफ 6 आ गया और एक तरफ 3 आ गया, गुणनफल प्रोडक्ट। ठीक है, अब 6 और 3 से देखिए, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 6 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। लाना हमें कितना है, -7, यानी ये जोड़े तो बन नहीं सकते। ठीक है, अब मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि इनको ले लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1, इसको ले लेते हैं और 2 को अलग रहने देते हैं। ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। तो ऐसा करेंगे क्या होगा, 3 तिया 9, 9 और 9 को 1 से करेंगे तो 9 ही आ गया, तो एक तरफ तो आ गया 9, दूसरी तरफ क्या आ गया, 2। ठीक है, अब 9 और 2 इनको अगर हम जोड़े तो 11 आता है, अगर हम इनको घटा दें तो कितना आता है, 7 आता है। तो लाना कितना है हमें, 7 ही लाना है, लेकिन लाना माइनस का 7 है, माइनस का 7 है। तो माइनस का 7 लाना है, तो हमें अगर इसको डिवाइड करना है 2 भागों में, तो एक भाग को हम रख देते हैं -9, ठीक है, और दूसरे भाग को हम रख देते हैं +2। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो जोड़ते कैसे हैं, सिंपली जोड़ लो, 9 और 2, अब सिंपली जोड़ लो। जोड़ते कैसे हैं, पूर्णांक संख्याओं का जोड़ अभी हमने बताया था आपको, कैसे जोड़ेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या को घटा दो। चिन्ह असमान है, पहले देखो चिन्ह असमान है, चिन्ह असमान है तो क्या हो गया, बड़ी में से छोटी संख्या को घटा दो। तो बड़ी संख्या 3, 9, 9 में से 2 को घटाएंगे तो आ गया 7। ठीक है, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दो माइनस, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर तो हमें -7 प्राप्त हो जाएगा। और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 दूनी 18, और कौन सा, माइनस का, माइनस का चिन्ह प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे 2 भाग कौन से हुए, एक तो -9 और एक +2, आई बस 2 टुकड़े हो गए। अब हम ये जो बहुपद दिया गया है इसको, इसके मध्य पद को विभाजित करके लिख देते हैं। किस तरह से लिखेंगे, देखिए हम लिख देंगे 6x² -9x + 2x -3, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, मिडिल स्प्लिट कर दिया ना, मध्य पद को विभाजित कर दिया हमने। ठीक है, तो मध्य पद विभाजित करने का तरीका तो हमें आ ही गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब हम कॉमन ले लेते हैं।
दो ग्रुप बना लिए, एक ग्रुप ये बना लिया, एक ग्रुप ये बना लिया। इस ग्रुप में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं और x ले सकते हैं। तो 3x हमने मान लीजिए यहाँ पे कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा? 3x ले लेंगे तो उसमें से 2x, इधर क्या बच जाएगा? इधर क्या बच जाएगा? माइनस का चिन्ह, तो ये क्यों? 3 3 9, x से x कट जाएगा यानी 3 बच जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा? इसमें से 1 कॉमन आएगा। ठीक है, फिर क्या बच जाएगा? 2x माइनस 3। इधर 2x माइनस 3 है, इधर भी 2x माइनस 3 है। इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए 2x माइनस 3, ये एक बार लिख लिया हमने। ठीक है, और बाकी जो बचा 3x प्लस 1, उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया, 3x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। तो दो ये हमें फैक्टर प्राप्त हो गए, गुणनखंड प्राप्त हो गए। ठीक है, ये तो हो गया मध्य पद से गुणनखंड हम कैसे प्राप्त करते हैं। अब गुणनखंड जब हमें प्राप्त हो गए तो हम शून्यक भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं शून्यक गुणनखंड से? गुणनखंड को 0 के समतुल्य रख दो, 0 के इक्विवेलेंट रख दो, तो हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं? शून्यक प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? 2x माइनस 3 बराबर 0, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 पक्षांतर होकर के इधर जाएगा, माइनस का 3 इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2x बराबर 3, ये माइनस का 3 था, पक्षांतर होकर इधर आया तो प्लस का 3 हो गया। ठीक है, और x बराबर क्या हो गया? 3/2। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, जाकर के नीचे चला गया। ठीक है, तो x का एक मान तो आ गया हमारे पास में, एक शून्यक तो आ गया 3/2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरा जो गुणनखंड है उसको 0 को समतुल्य रख दें, तो यहां रख के दिखाता हूं मैं आपको, 3x प्लस 1 बराबर 0, 0 को समतुल्य रख दिया। 3x यहीं रहने दें, ये प्लस का 1 था, इसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले गए RHS की साइड में, राइट हैंड साइड में, तो -1 हो गया। x का मान निकालना है तो -1/3। तो दो शून्यक हमें प्राप्त हो गए, एक x बराबर -1/3 और एक हो गया x बराबर 3/2। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम मध्य पद का विभाजन करके गुणनखंड ज्ञात करते हैं, और गुणनखंड ज्ञात करने के बाद में द्विघात बहुपद के शून्यक यानी जीरोस ज्ञात करते हैं। आगे बात समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम याद करेंगे कक्षा 9 के अंदर पढ़ी हुई कुछ मुख्य बीजीय सर्वसम्मिकाओं की, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की। कक्षा 9 में हमने बहुत सारी बहुपद वाले चैप्टर में ही बहुत सारी बीजीय सर्वसम्मिकाएं पढ़ी थी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। इनमें से कुछ प्रमुख बीजीय सर्वसम्मिकाओं को हम वापस से याद करते हैं। 6 को हम याद कर रहे हैं यहां पर, आप भी इसे नोट कर लें, ये बाद में काफी काम आएगी हमारे द्विघात समीकरण को हल करने में। पहली सर्वसम्मिका जो है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। पहली सर्वसम्मिका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर कहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने पर क्या आता है? इसको सॉल्व करने पर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ये डॉट है, ये इंटू को मल्टीप्लाई को प्रदर्शित करता है, a इंटू बी। ठीक है, दूसरी सर्वसम्मिका क्या है? अगर कहीं पर इस तरह से इस फॉर्म में लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, और इस रूप में अगर लिखा हुआ है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी सर्वसम्मिका क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर
बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देना माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है। तीसरी जो हमारी सर्वसम्मिका है वो क्या है, वो हमारी है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह से दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में उसको लिख देते हैं। ठीक। चौथी हमारी जो सर्वसम्मिका है वो क्या है, वो है अगर कहीं पे लिखा हुआ है a प्लस बी का क्यू, स्क्वायर ने क्यू, तो हम कैसे लिखेंगे, a का क्यू कर देंगे प्लस b का क्यू कर देंगे प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, इस तरह से कर देंगे, और उसके बाद में एक ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, a प्लस बी, ए प्लस बी। आए वो समझ। पांचवी सर्वसम्मिका भी इसी तरह की है, इसमें a माइनस बी का होल क्यू है, और दोनों में अंतर इतना है कि इसमें सारे चिन्ह माइनस के हो जाएंगे। कैसे लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये पांचवी सर्वसम्मिका हो गई। और एक छठी सर्वसम्मिका और कर लेते हैं हम, नंबर 6। छठी सर्वसम्मिका है हमारी, अगर हमें दिया हुआ है x प्लस ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमें दे रखा है x प्लस बी, दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी, इस तरह से लिखते, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो 6 मुख्य बीजीय सर्वसम्मिकाएं हैं, जो 6 मुख्य एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनका उपयोग हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें अच्छी तरह से ध्यान में हमारे होनी चाहिए, आप इनको ढंग से लिख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।